सितंबर 2024 कर्नाटका के आजिकर में रहने वाले 44 साल के बालकृष्ण पुजारी एक दिन अपने घर वालों से शिकायत करते हैं कि उन्हें अजीब सी थकान, हल्का बुखार और कमजोरी महसूस हो रही है। पहले तो उनके परिवार वाले भी इसे एक आम बुखार समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उन्हें बुखार के साथ साथ अब वॉमिटिंग और भूख न लगने जैसे सिम्टम्स आने लगे थे। घरवाले घबराकर बालकृष्ण को पास के ही रोटरी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहां मल्टीपल ब्लड टेस्ट के बाद उन्हें जॉइंटिस डायग्नोस होता है। ये सुनकर घरवाले भी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि एक बार जब बीमारी का पता चल जाता है तो डॉक्टर भी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दे पाते हैं और रिकवरी में भी कम टाइम लगता है। लेकिन बालकृष्ण के केस में ऐसा नहीं था। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट तो शुरू किया, लेकिन उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई देना तो दूर, हालत अब और ज्यादा खराब होती जा रही थी। गुजरते हर दिन के साथ बालकृष्ण का शरीर और कमजोर होता जा रहा था। वीकनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके लिए ठीक से खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। बालकृष्ण की हालत को देखते हुए रोटरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनकी फैमिली को उन्हें केएमसी हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देते हैं, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ताकि उनकी बीमारी का सही पता चल सके और वहां की एडवांस फैसिलिटीज और एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट उन्हें बेटर ट्रीटमेंट दे सके। 5 अक्टूबर 2024 बालकृष्ण को मणिपाल के केएमसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। हॉस्पिटल में उनका फुल बॉडी चेकअप किया गया, जिसमें एडवांस डायग्नोस्टिक से लेकर ब्लड टेस्ट शामिल थे, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे उनके सिम्टम्स के पीछे का रीजन पता चल सके। मेडिकल स्टाफ की कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद भी बालकृष्ण की हेल्थ में कोई नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी, और उनके लिए भी बालकृष्ण का केस अब एक मिस्ट्री बनता जा रहा था। फैमिली के लिए भी बालकृष्ण को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि जब आपका अपना कोई दर्द में होता है तो वो दर्द सिर्फ उस इंसान तक सीमित नहीं रहता। ऐसे वक्त में हर परिवार बस यही चाहता है कि वो पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिलवा सके, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बालकृष्ण के परिवार ने उनकी हालत को देखते हुए और केएमसी हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की एडवाइस को ध्यान में रखते हुए उन्हें वेनलॉक हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला लिया, इस होप में कि वहां शायद उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाएगा और उनकी तबीयत में कुछ सुधार होगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां भी डॉक्टर्स बालकृष्ण की बीमारी का पता लगाने में असफल साबित हो रहे थे। परिवार की सभी उम्मीदें और हिम्मत दोनों ही अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि अब ना कोई ट्रीटमेंट उन पर काम कर रहा था और हालत भी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। बालकृष्ण का परिवार अब बस उन्हें लेकर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, लेकिन हर हॉस्पिटल से उन्हें बस निराशा ही हाथ लग रही थी। ऐसे में जो व्यक्ति बीमार होता है वो तो सफर करता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ उनके लिए होता है जो उनके करीबी होते हैं। हॉस्पिटल के बिल्स, हर दिन एक नया मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल और उम्मीद का टूटना, सब कुछ उन्हें बेबस और मजबूर बना देता है। लेकिन अब भी दिल में छुपी एक करिश्मे की उम्मीद में परिवार वाले बालकृष्ण को वेनलॉक हॉस्पिटल से बैंगलोर की ही नीमंस हॉस्पिटल और उसके बाद विक्टोरिया हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हर जगह अपने लेवल पर टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल। अब तक ना तो कोई डॉक्टर ऐसा मिला था जो उनकी बीमारी की वजह को जान पा रहा था, और ना ही कोई डॉक्टर ऐसा मिला जो परिवार को राहत दे सके। 25 दिन के अंदर 5 अलग अलग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर घूमने के बाद अब बालकृष्ण की फैमिली की हिम्मत भी टूटती जा रही थी। डॉक्टर्स ने भी परिवार वालों को अब बालकृष्ण को घर ले जाने की सलाह दी, इस उम्मीद में कि शायद घर का माहौल और परिवार का साथ उनकी तबीयत में कुछ सुधार ला पाएगा और वो बेहतर महसूस करेंगे। साथ ही फैमिली ने भी उन्हें घर पर ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिलवाने का भी फैसला लिया, जिससे उन्हें जल्दी आराम मिल सके। 19 अक्टूबर 2024 डॉक्टर्स ने बालकृष्ण को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। रात के करीब 8 बजे बालकृष्ण की फैमिली उन्हें घर लेकर पहुंचती है, जहां उनकी वाइफ प्रतिमा और उनके सभी रिलेटिव्स बालकृष्ण का खुशी के साथ वेलकम करते हैं, जिसमें प्रतिमा का भाई संदीप भी वहां मौजूद था। थोड़ी देर बाद प्रतिमा वहां मौजूद सभी रिलेटिव्स और संदीप को घर जाकर आराम करने को कहती है, ये विश्वास दिलाते हुए कि वो अकेले भी उनका अच्छे से ख्याल रख सकती है। इसके बाद सभी रिलेटिव्स अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त गुजरता है। रात के करीब 2:30 बजे प्रतिमा अपने इन-लॉज और सभी रिलेटिव्स को कॉल करके रोते हुए ये बताती है कि बालकृष्ण कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप सब लोग जल्दी यहाँ पर आ जाइए। और आधी रात के करीब 3 बजे बालकृष्ण की फैमिली, उनके फादर, सभी रिलेटिव्स और प्रतिमा का भाई संदीप सभी प्रतिमा के कॉल के बाद तुरंत बालकृष्ण के घर पहुंचते हैं, जहां प्रतिमा रोते हुए सबसे बस एक ही बात कह रही थी,
बालकृष्ण कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इतना सुनते ही सभी बालकृष्ण के रूम में जाते हैं और जो उन्होंने आगे देखा वो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। बालकृष्ण अपने बेड पर लेटे हुए थे। उनके फादर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। उनकी पल्स भी नहीं चल रही थी और सांसें भी थम चुकी थीं। करीब 30 दिन तक एक अज्ञात बीमारी से लड़ने के बाद बालकृष्ण अब जिंदगी की जंग हार चुके थे। अभी तक जो आपने सुना ये कहानी का सिर्फ वो पहलू था जिसे इस कहानी के रचयिता ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि असली सच अभी भी दुनिया की नजरों से कोसों दूर था। वेलकम टू द वीडियो। दिस इज रियल क्राइम टाइम एंड टुडे वी विल डिस्कस द बालकृष्ण पुजारी मर्डर केस। 19 अक्टूबर 2024 की उस रात रूम में मौजूद हर शख्स बस यही सोच रहा था कि वो व्यक्ति जो कुछ देर पहले तक एकदम ठीक था और बात कर रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या इसके पीछे की वजह सच में कोई बीमारी ही थी या फिर कुछ ऐसा था जो अभी तक किसी के सामने ही नहीं आया था। कातिल ने अभी तक दुनिया को वो आधा अधूरा सच दिखाने की कोशिश की थी जिसे उसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ दुनिया के सामने रखा था, ताकि वो हर किसी को ये दिखा पाए कि बालकृष्ण की डेथ उनकी लंबी बीमारी के चलते हुई है। और ऐसा होता भी अगर प्रतिमा का भाई संदीप उस दिन बालकृष्ण की डेथ पर सवाल न उठाता। संदीप बालकृष्ण के गले पर एक रेड मार्क नोटिस करता है। उसने प्रतिमा से पूछा, अगर ये एक नेचुरल डेथ है तो जीजा जी के गले पर ये रेड मार्क कैसे आया। इस पर प्रतिमा ये कहते हुए जवाब देती है कि उसने बालकृष्ण को आवाज लगाई थी और कुछ रिस्पांस ना मिलने पर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में उसने एक बॉटल फेंक कर मारी थी। शायद उससे ही ये निशान आया होगा। इसके बाद संदीप ने बालकृष्ण के फेस पर कुछ और मार्क्स भी नोटिस किए, जिसके बारे में पूछे जाने पर प्रतिमा अपना पीछा छुड़ाते हुए ये कहती है कि कोई चोट लग गई होगी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रतिमा के जवाब अब संदीप के मन में अनहोनी की आशंका को जन्म दे रहे थे। संदीप ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कहा उसे शक है कि बालकृष्ण की डेथ नेचुरल नहीं है और वो चाहता है कि बॉडी का एक बार पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए। लेकिन प्रतिमा संदीप के इस फैसले से सहमत नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि बॉडी का पोस्टमार्टम हो और अपनी बात मनवाने के लिए प्रतिमा ने परिवार को समझाने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन संदीप अपनी बात पर अड़ा रहता है और फैमिली के सभी लोगों को पोस्टमार्टम के लिए कन्विंस कर लेता है। 22 अक्टूबर 2024 को पोस्टमार्टम के बाद जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। प्रतिमा के भाई संदीप का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन बताया गया था। इसका मतलब ये था कि बालकृष्ण की मौत बीमारी के चलते नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। इस रिपोर्ट ने फैमिली के हर एक मेंबर को हिलाकर रख दिया था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था अगर ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी तो फिर बालकृष्ण की जान ली किसने और क्यों, क्योंकि बालकृष्ण एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। उनकी ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई आपसी रंजिश। दूर दूर तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बालकृष्ण को किसी तरीके का भी नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और फैमिली मेंबर्स की नज़र में भी ऐसा कोई नहीं था जिस पर उन्हें किसी तरह का भी शक हो। अब क्योंकि प्रतिमा ने ही सबसे पहले बालकृष्ण की डेथ के बारे में सबको कॉल करके बताया था और अकेले वो ही थी जो उस रात बाकी फैमिली मेंबर्स को घर भेजने के बाद बालकृष्ण के साथ रुकी थी। उधर दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर संदीप को याद आया कि एक बार बालकृष्ण ने उसे प्रतिमा के किसी दिलीप नाम के लड़के के साथ घंटों घंटों मोबाइल पर लगे रहने की बात बताई थी। इसलिए संदीप डायरेक्ट प्रतिमा को कन्फ्रंट करने का फैसला करता है। वो पहले तो उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछता है, जिस पर प्रतिमा कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत भी हो सकती है और हो सकता है बालकृष्ण को हार्ट अटैक आया हो। उसके बाद जब संदीप दिलीप के बारे में प्रतिमा से पूछता है तो प्रतिमा ने जो सच्चाई संदीप को बताई उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि विश्वास का सबसे गहरा घाव वही लोग देते हैं जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते हैं। प्रतिमा की शादी बालकृष्ण पुजारी से 2010 में हुई थी। उस समय प्रतिमा की उम्र 18 साल थी और बालकृष्ण पुजारी 26 साल के थे। बालकृष्ण पुजारी एक बहुत ही शरीफ और सीधे साधे व्यक्ति थे। उनका ज्यादातर समय अपने काम में ही गुजरता था ताकि वो भी एक आइडियल हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। शादी के बाद बालकृष्ण और प्रतिमा की जिंदगी एक न्यूली वेड कपल की तरह बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। शादी के कुछ साल बाद बालकृष्ण और प्रतिमा एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ प्रतिमा 2 बच्चों को जन्म देकर बालकृष्ण की जिंदगी नए रंगों से भर देती है। डेली न्यू चैलेंजेस के साथ
दोनों मिलकर मुंबई जैसे नए शहर की जिंदगी को समझने और वहां अच्छे से सेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी साल 2020 में कोविड-19 अपनी दस्तक देता है, जिसके चलते बालकृष्ण और प्रतिमा वापस अपने घर आजेकर आने का फैसला करते हैं। अब क्योंकि प्रतिमा की शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में हो गई थी, इसलिए उसे हमेशा से ही लगता था वो अपनी जिंदगी को खुलकर जी नहीं पाई और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक लग्जूरियस लाइफ जीने की जो चाह थी वो अभी भी अधूरी थी। इसलिए वापस आकर प्रतिमा आजेकर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोलती है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और अपने जो भी अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा कर सके। और इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना भी शुरू करती है, जो अब प्रतिमा का नया शौक बन चुका था, जहां वो काफी एक्टिव रहती और आए दिन एक नई ग्लैमरस वीडियो पोस्ट करती और कई बार तो बालकृष्ण को भी अपनी वीडियोस का हिस्सा बनाती और अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ का एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखने की कोशिश करती। और इसी दौरान इंस्टाग्राम पर ही एक दिन उसकी मुलाकात होती है 28 साल के दिलीप हेगड़े नाम के एक शख्स से, जो मुंबई में ही पला बड़ा था और बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कुछ समय पहले ही अपने फैमिली बिजनेस को संभालने आजेकर वापस आ गया था। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। प्रतिमा और दिलीप का वर्चुअल कनेक्शन अब रियल लाइफ कनेक्शन बन चुका था। दोनों ने अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। उनकी हर मुलाकात उनके रिश्ते को अब और गहरा कर रही थी। और एक दिन जब बालकृष्ण को इस बारे में पता लगता है तो वो प्रतिमा को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई प्यार में होता है तो उसे ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई। प्रतिमा इसके बाद भी दिलीप से मिलना जुलना जारी रखती है और इसी वजह से बालकृष्ण और प्रतिमा के बीच अब आए दिन झगड़े होने लगते हैं। प्रतिमा जाकर ये सब बातें दिलीप को बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। लेकिन बालकृष्ण के होते हुए ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता था और इसलिए प्रतिमा और दिलीप जून 2024 में बालकृष्ण को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद दिलीप गूगल पर कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है जिससे वो इस डेथ को नेचुरल दिखा सके। और कुछ दिन तक कंटिन्यूअस रिसर्च करने के बाद दिलीप की तलाश खत्म होती है एक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नाम के केमिकल पर। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जिसे किंग ऑफ पॉइजन्स और इनहेरिटेंस पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और लगातार काफी कम मात्रा में कंज्यूम करने पर भी ये किसी की जान ले सकता है। आज के समय में इसका इस्तेमाल ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के दौरान किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल होमिसाइडल एजेंट के तौर पर काफी ज्यादा देखा गया है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने इसके पब्लिक यूज पर बैन लगा रखा है और ये अब सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स और लाइसेंस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अवेलेबल होता है। दिलीप इस केमिकल के साइड इफेक्ट के बारे में प्रतिमा से डिस्कस करता है। वो प्रतिमा को बताता है कि अगर इस केमिकल को बालकृष्ण के खाने में मिलाकर दिया जाए तो धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी और ये सब इतना ज्यादा नेचुरल लगेगा कि कोई प्रतिमा पर शक भी नहीं कर पाएगा। प्रतिमा दिलीप के इस प्लान में उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है और दिलीप को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड अरेंज करने को कहती है। इसके बाद दिलीप उडुपी की रमन्स लैब में कॉल करके आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ऑर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि ये पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल नहीं है और ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स और लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही ऑर्डर किया जाता है, और वो भी स्टूडेंट आईडी, सुपरवाइजर अप्रूवल, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद, जिसमें 1 से 2 वीक का समय लगता है। जिसके बाद दिलीप फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाता है और खुद को एक मेडिकल स्टूडेंट दिखाते हुए लैब ओनर को ये विश्वास दिला देता है कि वो इसे एक रिसर्च के लिए यूज करने वाला है। लैब ओनर भी दिलीप की बात पर विश्वास कर लेता है, इस बात से अनजान कि जिस शख्स के लिए वो 500 mg आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ऑर्डर कर रहा है वो इसका इस्तेमाल किसी रिसर्च या मेडिसिन के तौर पर नहीं बल्कि किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। लगभग 10 दिन बाद दिलीप को लैब से कॉल आता है और वो उसे अपना पार्सल कलेक्ट करने को कहते हैं। दिलीप पार्सल कलेक्ट करता है और सीधा जाकर प्रतिमा को देता है, ये कहते हुए कि अब तुम इसे बालकृष्ण को खाने में मिलाकर देना शुरू कर दो। 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी वाले दिन जब फैमिली के सभी लोग फेस्टिव सेलिब्रेशंस में बिजी थे, उस दिन पहली बार प्रतिमा बालकृष्ण को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड खाने में मिलाकर देना शुरू करती है, जिसके बाद बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और फिर परिवार वाले बालकृष्ण को लेकर एक से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि इस दौरान भी प्रतिमा परिवार वालों की नजरों से बचकर बालकृष्ण को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड खाने में मिलाकर देना जारी रखती है। लेकिन 1 महीने के बाद भी जब बालकृष्ण पर इसका वो असर दिखाई नहीं देता जैसा प्रतिमा और दिलीप ने सोचा था,
तो दोनों फ्रस्ट्रेट होकर अपने दूसरे प्लान को अंजाम देते हैं। 19 अक्टूबर 2024 की रात सभी रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स को घर भेजने के बाद देर रात जब बालकृष्ण की नींद लगती है तो प्रतिमा दिलीप को कॉल करके घर बुलाती है। दिलीप अपनी स्कूटी लेकर वहां पहुंचता है और स्कूटी को घर से 100 मीटर की दूरी पर पार्क करता है ताकि कोई उसे देख ना ले। इसके बाद प्रतिमा दिलीप को बाथरूम में छुपा देती है और बालकृष्ण के गहरी नींद में जाने का वेट करती है। और फिर रात के करीब 2:30 बजे जब बालकृष्ण गहरी नींद में होते हैं तो प्रतिमा और दिलीप दोनों मिलकर तकिए से बालकृष्ण का मुंह दबाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं और दुनिया को ये शो करते हैं कि बालकृष्ण की मौत उनकी लंबी बीमारी के चलते हुई है। प्रतिमा ने संदीप के सामने अपना क्राइम तो कन्फेस कर लिया, ये सोचकर कि संदीप उसका भाई है और वो उसका साथ देगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि संदीप खून के रिश्ते से ऊपर इंसानियत को रखेगा, क्योंकि संदीप ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और इसके बाद वो रिकॉर्डिंग जाकर सीधा पुलिस को देता है और पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान प्रतिमा और दिलीप दोनों अपना क्राइम कन्फेस कर लेते हैं, जिसके बाद पुलिस दोनों को कस्टडी में लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू करती है। पहले पुलिस 19 अक्टूबर की रात का वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें दिलीप घर में एंटर होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पुलिस प्रतिमा के पार्लर में जाकर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की उस बोतल को रिट्रीव करने की कोशिश करती है जो दिलीप ने उसको लाकर दी थी, जिसमें पुलिस को असफलता हाथ लगती है। इसके अलावा पुलिस ने बालकृष्ण की बोन्स को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भी भेजा ताकि वो उसमें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की ट्रेसेस को चेक कर पाए, जिसकी रिपोर्ट्स आनी अभी पेंडिंग है। 4 नवंबर 2024 को बालकृष्ण के भाई प्रकाश पुजारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो प्रेस के सामने ये बताते हैं कि कैसे दिलीप के फादर अपने कनेक्शंस और पैसे का इस्तेमाल करके इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में वो पुलिस से एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी करते हैं। प्रतिमा के भाई संदीप ने भी प्रेस को बताया कि जब से प्रतिमा ने अपना क्राइम कन्फेस किया है तब से उन्हें कई कॉल्स आए हैं जिनमें उन्हें कंप्लेन वापस लेने के लिए हैवी ब्राइब ऑफर की गई है, लेकिन उन्होंने उन सब ऑफर्स को ठुकरा दिया और साफ साफ कहा, वी आर नॉट पीपल हु सकम टू ब्राइब। हम वो लोग नहीं हैं जो पैसे के आगे झुक जाएं। जिसने भी इस केस के बारे में सुना वो सिर्फ बालकृष्ण और संदीप के रिश्ते की बस तारीफ कर रहा है। वहीं संदीप भी अपने ब्रदर इन लॉ बालकृष्ण को ये कहते हुए याद करते हैं कि ही वॉज ट्रूली अ जैम ऑफ अ पर्सन। इस केस में संदीप अगर प्रतिमा का साथ देता और सस्पिशन अराइज नहीं करता तो बालकृष्ण की डेथ सबको नेचुरल ही लगती और असली गुनहगार प्रतिमा और दिलीप आज आजाद घूम रहे होते। लेकिन संदीप ने यहाँ अपनी इंसानियत और हिम्मत का परिचय दिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत और ईमानदारी का रास्ता हमेशा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन वो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। शायद इसलिए ही कहते हैं सच्चाई कभी छुप नहीं सकती चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। तो ये था आज का केस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।